हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं, आरएनएस कंसेप्ट हम लोगों ने देखा और उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, अब आज एक छोटे से टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें ज्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बस हमें पता होना चाहिए कि कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। ठीक है ना, यही सारे टर्म्स हम लोग बेसिस में भी पढ़ते हैं। वहां पर भी स्ट्रॉन्ग बेस आता है, वीक बेस होगा, कंसेंट्रेटेड बेस होगा और डाइल्यूट बेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ मतलब पावर। ठीक है, एसिड की पावर किससे डिफाइन होगी कि वो कितना H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। क्योंकि बच्चों एसिडिक नेचर कहाँ से पता लगता है एसिड का, जब वो H प्लस आयन रिलीज करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, वहीं से उसकी एसिडिटी डिफाइन होती है कि ये कितना एसिडिक है। ठीक है, अगर वो कंसेंट्रेटेड मतलब कंसेंट्रेशन ही H प्लस आयन की नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या है, थोड़े कम है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स which are almost completely ionized in aqueous solution। ठीक है, जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, अगर उसका लगभग 100% आयनाइज हो जाता है, आयनाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वो एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था, तो ये इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आयनाइजेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आयनाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में हमने आगे एक पार्ट और पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो कंप्लीटली 100% आयनाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और वीक होता है मतलब जिसमें 100% से कम आयनाइजेशन होता है, मतलब पार्शियली वो आयनाइज होते हैं। ठीक है, तो वो वीक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स। नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड के मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज होना। ठीक है, मतलब वो जितना ज्यादा आयनाइज होगा कोई एसिड अपने सॉल्यूशन में, उतना ही वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है ना, तो हम लोगों को पता है कि एसिडिक नेचर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही शो हो पाता है ना। तो जितने प्लस आयन वहां पर रिलीज हो रहे होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि अगर हम बात करें HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन हम लोगों को वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो HCl के मान लो मैंने यहाँ पर 1 मोल लिया, सपोज मैंने HCl का कितना अमाउंट लिया, 1 मोल। 1 मोल में आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na। कितने, Na एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ये अगर 100% आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब सारे के सारे HCl मॉलिक्यूल क्या रिलीज करेंगे, H प्लस आयन। ठीक है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 1 मोल पर लीटर। अगर ये कंसंट्रेशन में दिया गया है तो ये 1 मोल पर लीटर है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी
1 मोल पर लीटर। आया समझ में? तो 100% आयनाइजेशन का मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके सॉल्यूशन में सारा का सारा क्या रहेगा, आयंस रहेगा। ठीक है ना, मतलब वहां पर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं होंगे क्योंकि उनका 100% आयनाइजेशन हो चुका है। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें H2SO4, H2SO4 है और इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास मान लो 1 मोल पर लीटर है। ठीक है, और इसका भी 100% क्या होगा, आयनाइजेशन। तो यहाँ पर हमें 2H+ आयन मिलेंगे और साथ में सल्फेट आयन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये इसका आयनाइजेशन यहाँ पर हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बेसिसिटी काम में आएगी, है ना। बेसिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, नंबर ऑफ H+ आयंस given by a molecule of an acid in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन रिलीज करता है, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। ठीक है, अब H2SO4 का मैंने कंसंट्रेशन कितना लिया, 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल है H2SO4 का, 1 मोल। ठीक है, अगर ये 100% आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे। और एक मॉलिक्यूल कितना रिलीज करेगा, 2H+ आयन। तो 1 मोल मॉलिक्यूल कितना रिलीज करेंगे, 2 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन रहेगी। H+ आयन यहाँ पर कितना रहेगा, 2 मोल पर लीटर। ये H+ आयन की कंसंट्रेशन है। मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं, हालांकि वो आप लोगों के बोर्ड में नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन हम लोग वैसे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होए। और तो वहां पर हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पुट करनी होती है। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन आप यहीं से पुट करोगे। ऐसा नहीं कि H2SO4 का 1 मोल पर लीटर है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन भी 1 मोल हो जाएगी। डिपेंड किस पे कर रहा है, उसकी बेसिसिटी कितनी है, कितने H+ आयन को रिलीज कर रहा है। क्लियर? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड मतलब एसिड्स which are partially acids which are partially or incompletely ionized in aqueous solution। ठीक है बच्चों, ऐसे एसिड जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली या फिर इनकम्प्लीटली आयनाइज होते हैं उनको वीक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, इस टाइप की जो एसिड है ना, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। जनरली ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जनरली, है ना, जनरली इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड है ये वीक एसिड में आते हैं। अब हो सकता है कुछ इधर उधर हो क्योंकि मैंने जनरली बोला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें एसिटिक एसिड, इसको मैंने बॉटल में डिसॉल्व किया तो H+ आयन तो मिलेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो है, इलेक्ट्रोलाइट है बट कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और H+ आयन हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन मैंने कितनी ली, 1 मोल पर लीटर, है ना। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल पर लीटर। अब इसका आयनाइजेशन मान लो कितना हो रहा है, 10% हो रहा है ना, क्योंकि वीक एसिड है, ज्यादा ये आयनाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब 80 90 100 ये आयनाइज होगा, मतलब इतना ही होता है, 10 20 30। ठीक है, तो
10% अगर ये आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब 1 का 10% कितना हुआ? 0.1। ठीक है, तो 0.1 मोल पर लीटर ही हमें क्या मिलेंगे? H प्लस आयन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 0.1 मोल पर लीटर H प्लस आयन ही हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। इनकी कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी? 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो बाकी का कहाँ पर गया? बाकी का जो अमाउंट है एसिटिक एसिड का, वो किस फॉर्म में है? वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, और वो कितना रहेगा? 0.9 मोल पर लीटर। ये अनडिसोसिएटेड की फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा। इसका मतलब जो वीक एसिड होते हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा उसमें दोनों स्पीशीज होती है, एक तो आयंस भी रहते हैं और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, क्योंकि सारा का सारा तो डिसोसिएट नहीं होगा, वहां पर आयनाइजेशन नहीं होगा कंप्लीटली, है ना, तो कुछ पार्ट वहां पर अनडिसोसिएटेड पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये वीक एसिड होते हैं, है ना। और जब भी आपसे इनकी पीएच पूछी जाए, पीएच में हम लोगों को क्या रखना होता है? H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1, क्योंकि ये 10% ही क्या हुआ है? आयनाइज हुआ है। ठीक है ना, इसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोला जाता है ना। वो हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, बस आप लोग इतना देख लीजिए कि ये 10% यहाँ पर आयनाइज हुआ है, तो 0.1 मोल पर लीटर हम लोगों को H प्लस आयन मिले हैं। ठीक है, और 0.9 यहाँ पर अनडिसोसिएटेड है, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी पुट करोगे आप? 0.1, और उसी से पीएच कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो ये ध्यान रखना, वीक एसिड के सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। फर्स्ट वन इज कंसेंट्रेटेड और सेकंड वन इज डाइल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर है ना बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है ना, वो अभी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी, पहले थोड़ा देख लेते हैं इसको। कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है बच्चों? जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या फिर नो अमाउंट ऑफ वाटर, उसको क्या बोला जाता है? कंसेंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, जैसे कि एसिड है, एसिड में आपने पानी नहीं मिलाया या फिर बहुत कम मिलाया, है ना, उसका अमाउंट क्या है? एक स्मॉल अमाउंट है, तो उस टाइप के एसिड को क्या बोला जाएगा? कंसेंट्रेटेड, है ना। कंसेंट्रेटेड तो हम लोग जानते ही हैं, ये मतलब एक मतलब कॉमन सा वर्ड है, हम लोग बोल ही देते हैं कि कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ये है वो है ना। तो कंसेंट्रेटेड मतलब जहां पर वाटर का अमाउंट क्या रहता है? कम या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, उसको कंसेंट्रेटेड बोला जाता है। इसके बाद देखिए डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जहां पर अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन एसिड। ठीक है, एसिड के कंपैरिजन में अगर वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है एसिड का वो क्या है? डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड वो एसिड है। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड इसको बोला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं, यहाँ पर देखिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, फिर भी हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। एसिड का डाइल्यूशन कैसे किया जाए, है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिड का डाइल्यूशन कैसे किया जाए। तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भाई डाइल्यूशन करना है मतलब वाटर मिलाना है, तो वाटर को तो हम लोग कैसे भी मिला सकते हैं, है ना। मतलब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमने एसिड पहले बीकर में ले लिया और ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं,
या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हमने पानी ले लिया और ऊपर से एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। अब वो तो दोनों में क्या है, डाइल्यूशन ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन तरीका सही क्या है, बात क्या है, तरीका कौन सा सही है डाइल्यूशन का, तो तरीका ये सही है जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, हम पहले एक कंटेनर में या फिर बीकर आप लोग बोल सकते हैं, कुछ भी है ना, तो उसमें पहले हम वाटर लेंगे, ठीक है। पहले वाटर लिया जाता है और ऊपर से क्या डाला जाता है, एसिड, ठीक है। तरीका क्या है डाइल्यूशन का, पहले आप कंटेनर में वाटर को लो, उसके बाद एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उसमें डालना होता है और साथ में स्टीरिंग भी करनी होती है, ठीक है। उसको हमें चलाते रहना है सॉल्यूशन को। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या हमें स्टीरर चलाने में मजा आ रहा है, नहीं, क्योंकि एसिड जो है वो एसिड का जो डाइल्यूशन है ना बच्चों, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हम लोगों को पता है कि जो एसिड होते हैं, जनरली आप लेबोरेटरी में वीक एसिड से वीक एसिड का काम नहीं होता है ना, लेबोरेटरी में वीक एसिड का काम नहीं होता उतना जितना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का काम होता है। डाइल्यूशन भी आप लोगों को वही करना होगा, है ना, या तो आप लोगों को डाइल्यूटेड मिलता है या फिर आप लोगों को करना भी पड़ सकता है। तो जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है वो कैसे करना है, पहले वाटर लेना है, फिर एसिड को डालना है और साथ में स्टीरिंग करनी है, क्योंकि एसिड कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, मान लो आपने पहले एसिड ले लिया कंटेनर में और ऊपर से पानी को उस पर उड़ेल रहे हो, तो क्या होगा कि वो जो रिएक्शन है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एकदम से क्या होगा कि कंटेनर फट भी सकता है, कंटेनर फट सकता है, एसिड उछलकर आपके ऊपर आ सकता है, जिससे कि स्किन पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट होंगे, कपड़े जल सकते हैं, है ना, वो तो आप लोग जानते ही हो क्या क्या हो सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, डाइल्यूशन करते वक्त पहले वाटर को लेना है और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है और साथ में उसमें स्टीरिंग करनी है, ताकि जो हीट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, एकदम से ऐसा नहीं कि कंटेनर फटने के चांसेस बने, ठीक है। तो ये डाइल्यूशन हमें ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और ये एक चीज बता दी थी, कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से, है ना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, अगर वो गिर गया ना हाथ पर, है ना, तो वो जला सकता है। बाकी एसिड अटैक वगैरह तो आप लोग जानते ही हो। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है ना, एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को कि जो स्ट्रॉन्ग है वो कंसंट्रेटेड है, या फिर कंसंट्रेटेड का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ना, और डाइल्यूट का मतलब वीक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हम लोग बनाते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हम लोग बनाते हैं, और ये जो स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है, ये एसिड का अपना नेचर है ना। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको हम वीक नहीं कर सकते, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उतना ही आयनाइज होगा जितना उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी उतना ही आयनाइज होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि आप स्ट्रॉन्ग को वीक बना रहे हो, वीक को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कर सकते हो अपने हिसाब से। कंसंट्रेशन हमारे हाथ की बात है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है और वीक है वो पर्टिकुलर का नेचर होता है, जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि वीक को अगर आप एसिटिक एसिड को अगर आप कंसंट्रेटेड बना दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, वो नहीं होता, ठीक है। और HCl को आपने ज्यादा उसमें पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, वो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, उनका नेचर है, वो स्ट्रॉन्ग ही होगा और वीक वीक ही होगा, है ना, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये आप लोग समझिए, ये चारों चीजें अलग अलग है ना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक वीक रहेगा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हम लोग करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमें कितनी कंसंट्रेशन चाहिए सॉल्यूशन की, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है ना कि उसका उतना मॉलिक्यूल वहां पर आयनाइज होता है, वो तो अगर आप कंसंट्रेटेड बनाओगे डाइल्यूट बनाओगे सब में उतना ही रहेगा, ठीक है ना। आप डाइल्यूट बनाओ या कंसंट्रेटेड
बनाओ उसमें उसका उतना ही मॉलिक्यूल वहां पर आयनाइज होगा। अगर आपने वीक का कंसंट्रेटेड बनाया सॉल्यूशन तो वहां पर उसके कम ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसको कंसंट्रेट बना दिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां पर डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना। तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी हम लोगों का ये जो ये टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ये यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू।